Hello student, welcome back. So last time when we met, we discussed about refraction at single spherical surfaces, and then we did take few examples based on refraction at single surfaces. Now in this session, we will be discussing about refraction through a lens, or basically we'll be discussing about lenses. Okay. Now as we proceed further, I would like to take few more questions in which we'll have combination of the concepts, right? But before I do that, let us first discuss few simple concepts related to lenses. Okay, so what basically is a lens? So we can say that a lens is basically, now suppose these are two spherical surfaces, or you can say two spheres. Okay, and now if you see the point of your, I mean to say common part, this can be taken as a lens. So basically I would say that lens is block of transparent medium bounded on two sides by two non-parallel curved surfaces. अच्छा, इसको इजी करते हैं. प्रिज्म में क्या था बताओ? प्रिज्म भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम था जिसमें दोनों तरफ दो प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेसेस थे जो रिफ्रैक्टिंग इन नेचर थे. याद है? दे वर बोथ प्लेन. अब वही प्लेन की जगह पर अगर दोनों स्फेरिकल हो जाए तो उसको हम लेंस बोलते हैं. कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों स्फेरिकल ही हो सकता है कि एक प्लेन सरफेस हो और एक स्फेरिकल हो. ये बात समझ में? सो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे, दोनों प्लेन अगर हुए तो वो प्रिज्म हो जाएगा. सो दोनों प्लेन नहीं होंगे. यहाँ पर जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है या तो दोनों स्फेरिकल होंगे या तो एक प्लेन होगा और एक स्फेरिकल होगा. अगर ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दोनों रिफ्लेक्टिंग surfaces are non-parallel and spherical, or they are one plane and one spherical, then that arrangement could be called as a lens. Okay, so जैसे अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ दोनों ही surfaces non-parallel because they are intersecting and they are spherical. ये समझ में? अब since दोनों ही तरफ surfaces convex in nature है तो इसको हम convex lens की तरह बुलाते हैं. दोनों तरफ convex है तो biconvex कहेंगे, और अगर दोनों तरफ की रेडियस इक्वल हो गई तो ये बाई कॉन्वेक्स को आगे जाके हम इक्वी कॉन्वेक्स भी कहेंगे. ओके, डोंट टेक टेंशन ऑफ दीज थिंग्स. ये जस्ट शुरुआत है. आपको इतना समझ में है कि दोनों सरफेस स्फेरिकल है तो वो लेंस होगी, या तो एक प्लेन और एक स्फेरिकल होगा तो भी लेंस होगी. दोनों अगर प्लेन सर्फेसेस है तो वो प्रिज्म की तरह हो जाएगा, या आप स्लैब की तरह भी ले सकते हो. ओके, अच्छा, अब कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों ही सर्फेसेस कॉन्वेक्स इन नेचर हो. ऐसे भी हो सकते हैं बच्चों. देखो, दो सरफेसेस ऐसे, अब दोनों ही सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग है, यानी इसका स्फीयर कुछ इस तरफ होगा, इसका स्फीयर कुछ इस तरफ रहा होगा, और कॉमन पार्ट हमने ले लिया उनका. तो ऐसे को हम कॉन्केव लेंस कहते हैं बिकॉज दोनों सरफेसेस कॉन्केव इन नेचर है. अब दोनों तरफ कॉन्केव है तो बाई कॉन्केव होगा, आगे जाके अगर रेडियस सेम हुई तो इक्वी कॉन्केव भी होगा. ठीक है. सो मैंने आपको दो टर्म इंट्रोड्यूस करे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्स में बाय कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स. कॉन्केव में बाय कॉन्केव और इक्वी कॉन्केव. अब जैसे मैं कब से कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि दोनों ही सरफेसेस स्फेरिकल हो. ऐसा भी हो सकता था बच्चों कि एक सरफेस प्लेन था और एक सरफेस कॉन्केव था, तो इसको हम बुलाएंगे प्लेनो कॉन्केव. एक सरफेस प्लेन था और एक सरफेस कॉन्वेक्स था तो ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स. ठीक है. So these are few standard variations or types of lenses that we have, right? So जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इनके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे. फिलहाल एक ब्रीफ में आपको दे रहा था कि लेंसेज में होता क्या है या लेंसेज कैसे प्रिज्म से अलग है. सो ये बात याद रखना बच्चों कि लेंसेज के केस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, जरूर होंगे. दोनों नॉन पैरेलल होंगे, या तो दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं या तो एक स्फेरिकल और एक प्लेन हो सकता है. ठीक है. अब जैसे हमने मिरर्स के वक्त कई सारे डेफिनेशंस या टर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, सेम वैसे ही कुछ टर्म्स हम लेंसेज के लिए भी इंट्रोड्यूस करते हैं. तो आप उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए. जैसे बच्चों देखो, अब मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि ये एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है ये, ठीक है।
सो अब ये जो पार्ट है इसको हम कॉन्वेक्स लेंस कह रहे हैं या बाय कॉन्वेक्स लेंस कह रहे हैं। अब लेंस के केस में भी एक हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, जो या जहां से हमको डिस्टेंस मेजर करना इजी है या वो कन्वीनियंस का पॉइंट होगा हमारे लिए। जो मिरर के केस में पोल हुआ करता था उसी को यहाँ पे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। हालांकि मैं उसको डिनोट पी से ही करूंगा, बट याद रखना वो पोल जो था अब वो कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस विल बी एन ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, इट विल गो स्ट्रेट। ऑलराइट, क्लियर? हाँ, ये आगे रे डायग्राम में भी आपको काम आता है। अच्छा, अब ये सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, ठीक है। सो दिस नेम्स आर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, C1 C2। अब एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर को सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती हुई जा रही है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। So straight line joining centers of curvature along with the optical center will be called as principal axis। यही समझ में? अच्छा, अब कुछ और टर्म्स भी है बच्चों, जैसे सेंटर। अच्छा, इन दोनों स्फीयर की जो रेडियस होगी, दोनों ही स्फीयर की जो रेडियस होगी, जैसे सेंटर C1 की रेडियस अगर मैं R1 मान लूँ, सेंटर C2 के लिए रेडियस R2 मान लेता हूँ, तो R1 R2 विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडिया ऑफ कर्वेचर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्लियर है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर क्लियर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है। एक और टर्म है बच्चों जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो प्रिंसिपल फोकस फिर से जैसे हमने मिरर के वक्त करा था सेम वैसे ही वापस से मैं कह रहा हूं बच्चों कि अगर आप पहले की चीजें रिवाइज करोगे तो आगे चीजें समझना एकदम इजी हो जाता है। ओके, अब चलो लेट मी ड्रॉ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। और मैंने ड्रॉ करी है बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब मान लीजिए कि रेज काफी दूर से आ रही है एंड दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऐसी रेज लेंस से पास होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सारी लेंसेज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब ये एक ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है जहां पर रिफ्रैक्शन के बाद रेज एक्चुअली मीट कर रही है, इसको हम बुलाएंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बुलाएंगे इसको? प्रिंसिपल फोकस। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये है प्रिंसिपल फोकस, मैं इसको लिखता हूँ F2, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस में बच्चों बोलते हैं कि द सेकेंड फोकाई ऑफ द लेंस इज एट 20 सेंटीमीटर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो जब रेज काफी दूर से आ रही है यानी ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटीज, तो रेज आर पैरेलल और यहां बनती है। आपने ये भी पढ़ रखा है बच्चों कि अगर ऐसा होता, वापस से कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मैं इस एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं, सुनने ध्यान से, और इससे जो निकलने वाली रेज है वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद अगर ऐसे चले जाए, ध्यान देना बच्चों, यहाँ इंसिडेंट रेज वर पैरेलल या रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल। अगर एक ऐसा पॉइंट जहां ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जाती है तो इसको भी हम फोकस कहते हैं, बट दिस इज F1। सो मेरे कहने का मतलब ये था बच्चों, इन केस ऑफ लेंसेज देयर आर टू प्रिंसिपल फोकाई, वन ऑन ईदर साइड। अगर मैं इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एक अगर राइट साइड में तो एक लेफ्ट साइड में भी होती है। क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके, सो दीज आर टू फोकाई इन केस ऑफ लेंसेज। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों ये दोनों ही लेंथ इक्वल होती है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। इट डिपेंड्स ऑन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दोनों तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पर। मैं वापस से कहता हूं, दो फोकाई आपको समझे,
अब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी। मैं कह रहा हूं ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ नॉर्मली सेम होती है। कौन से केस में अलग होती है? अगर लेंस के दोनों तरफ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे अगर मैं लिखकर बताऊं, सपोज यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है और लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। सो अगर μ1 और μ3 दोनों इक्वल है तो ये दोनों फोकल लेंथ इक्वल आती है। याद रहेगा आपको ये, ठीक है। और मोस्टली μ1 μ3 इक्वल ही होता है। सो पहले ये क्लियर हुआ कि दो फोका होती है, ये दोनों एक एक तरफ होती है। अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो सर कौन सा वाला फोका लेना है या कौन सा फोकस हमको कंसिडर करना है? सो यू ऑलवेज टेक द सेकंड फोकस। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम सेकंड वाले फोकस के साथ जाते हैं। आर वी क्लियर? आया समझ में? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि लाइट पहले दूर से लेंस की तरफ आती होगी, तो पहले ये होगा। सो दिस इज द नॉर्मल फोकस दैट वी कंसिडर। आर वी क्लियर? तो सेकंड फोका इज द वन दैट वी कंसिडर। मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो जहां इमेज बनेगी उस फोकस को हम कंसिडर करते हैं। फिर से एक बार, लेंस के दो तरफ दो फोकस हमको मिलते हैं। अगर लेंस के दोनों तरफ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो दोनों लेंथ इक्वल होती है। आर वी क्लियर? समझ में आएगी? ओके। अब जैसे मैंने कॉन्वेक्स के लिए आपको एक्सप्लेन किया बच्चों, सेम कॉन्केव में भी हो सकता है। सो दोनों ही लेंसेज में मेरे कहने का मतलब बच्चों कि दो तरह के आपको फोकस मिलेंगे। चले आगे, क्या क्या डिस्कस हो गया? लेंस बनती कैसे है, लेंस को नाम कैसे देते हैं, बाय कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाय कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव एक्सेट्रा। फिर ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फिर फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है, और दो फोकाई क्यों होती है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस एक और टर्म है बच्चों जो बार बार हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। क्योंकि आप लोगों ने बचपन में एक बात पढ़ी होगी, क्या सर, कि कॉन्वेक्स लेंसेज आर कन्वर्जिंग एंड कॉन्केव लेंसेज आर डाइवर्जिंग। पर आप बड़े हो चुके हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही होगा। आपने जो पढ़ा था वो नॉर्मली वैसा होता है, हमेशा ही ऐसा होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। तो पहले ये देखते हैं कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डिसाइड कैसे होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड नोट, मेक अ नोट ऑफ इट। सो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑप्टिकल चीज कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? तो बच्चों ये डिसाइड होता है उसके पावर से। पावर से अब अगर पावर पॉजिटिव है, चलिए मैं से लिखता हूं, पावर से डिसाइड करता हूं किसी भी ऑप्टिकल थिंग का, जो मिरर हो सकता है या लेंस हो सकती है। सो अगर उसका पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो हम उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। और अगर उसका पावर नेगेटिव है तो उसको डाइवर्जिंग कहते हैं। सो वेदर एनी ऑप्टिकल थिंग इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, वो कौन डिसाइड करने वाला है? उसका पावर। इफ पावर इज पॉजिटिव वी कंसिडर टू बी कन्वर्जिंग, इफ पावर इज नेगेटिव वी कंसिडर इट टू बी डाइवर्जिंग। ओके, अब लेंसेज की अगर हम बात करें, लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस के केस में जो पावर है दैट इज गिवन बाय 1/4 फोकल लेंथ। कंडीशन की फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। सो इफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव तो वो वाली लेंस बन जाएगी कन्वर्जिंग। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वाली लेंस हो जाएगी डाइवर्जिंग। If focal length is positive, that lens will be converging. If focal length is negative, that lens would be diverging lens. अब अगर मैं मिरर की बात करूं, मिरर की मैं बात करता हूं, सो मिरर की अगर हम बात करें बच्चों तो मिरर में पावर इज गिवन बाय -1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। लेंसेज की जो फोकल लेंथ है बच्चों बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर मिरर की फोकल लेंथ फिक्स होती है।
सर ये क्यों नहीं फिक्स होती है? जस्ट वेट फॉर अराउंड 20-25 मिनट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट। मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है दैट इज फिक्स्ड. फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज ऑलवेज गिवन बाय r/2, है ना. और हमको ये पता है कि कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ इज नेगेटिव, therefore power is positive, therefore it is converging mirror. मैं इसे गारंटी के साथ बात कर सकता हूं. क्या सर, क्या बात कर सकते हो? देखो यहां पे ऐसे मैंने बोला कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नहीं. अभी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों नहीं हम जनरलाइज स्टेटमेंट देना चाहिए. मतलब एक ओपन स्टेटमेंट 100% श्योरिटी वाली स्टेटमेंट लेंसेज के लिए हम नहीं दे सकते, मिरर के लिए आप दे सकते हो. मैंने लिखा भी है कि पावर इज -1 फोकल लेंथ. फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज r/2. कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ इज नेगेटिव, देयरफॉर पावर इज पॉजिटिव. देखो ये अगर ये नेगेटिव 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 पावर पॉजिटिव एंड इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर. वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की आपसे बात करूं, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा बच्चों? फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. नहीं याद आ रहा है? यहीं पे वीडियो स्टॉप करो, मिरर का पूरा स्फेरिकल मिरर का पूरा सेशन रिवाइज करो और फिर इनको करना. If focal length is positive, sorry, convex mirror में focal length is positive, therefore power is negative, and therefore it is diverging mirror. बायहार्ट कभी मत करना बच्चों आप चीजों को. मैं वापस कहता हूं, पावर पॉजिटिव होने पर कन्वर्जिंग होती है ऑप्टिकल चीज, पावर नेगेटिव होने पर वो ऑप्टिकल डिवाइस को हम डाइवर्जिंग बोलेंगे. लेंसेज में पावर इज 1 फोकल लेंथ. अब लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉन्केव ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए. अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कन्वर्जिंग, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो लेंस डाइवर्जिंग. जबकि मिरर के लिए मैं बिंदास कह रहा हूँ कि नहीं मिरर में फिक्स है, फोकल लेंथ r/2 ही होती है. तो भी मन में डाउट उठ रहा होगा ना, सर यहाँ की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? करेंगे, वही मैं कह रहा हूँ आपसे. कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, देयरफॉर पावर हमेशा पॉजिटिव, इसलिए कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग ही होगा. कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इसलिए उसका पावर नेगेटिव और वो डाइवर्जिंग मिरर होगा. तो हम गारंटी के साथ क्या कह सकते हैं कि मिरर के केस में कॉन्केव हमेशा कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स हमेशा डाइवर्जिंग मिरर है. ऐसा मैं लेंसेज के लिए नहीं कह सकता. प्लीज स्क्रीन को पॉज कीजिए और उसको नोट कीजिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ यू हैव टेकन इट. अगर आपने ये नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो ये सारी चीजें बच्चों बेसिक है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, लेंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए. चलिए आगे. अब बच्चों एक बात हम यहां पर देखते हैं. जैसे मैं कह रहा था कि लेंसेज के केस में वो डिसीजन ले पाना कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लेंस मेकर्स इक्वेशन. ठीक है, अब पूरा ध्यान यहाँ पर बच्चों, क्योंकि अगेन जैसे मैंने प्रिज्म का डेरिवेशन आपको समझाया था, बिकॉज मुझे पता है क्वेश्चंस में डेरिवेशन भी काम आता है कभी कभी. यहाँ पर भी हम वैसे ही करने वाले हैं. कैसे डिराइव करते लेंस मेकर्स इक्वेशन, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. ठीक है, अगर आपको लगता है कि यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, आप जब ये वीडियो देखो तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, बट आई वुड स्टिल एडवाइस कि एक बार पूरा डेरिवेशन आप अच्छे से देखो कि कहाँ गड़बड़ी हो सकती है और कैसे हो सकती है. ओके, सो अब लेंस मेकर्स इक्वेशन. नाउ लेंस मेकर्स इक्वेशन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको याद दिलाता हूँ. याद है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में अब तक हमने एक ही फॉर्मूला किया, μ2/v माइनस μ1/μ
इज μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r, है ना, ये फॉर्मूला हमने किया। और लेंस भी क्या है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। सो ये हम यूज करने वाले हैं, ओके, प्लीज पे अटेंशन। सो अब मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस में कंसिडर करता हूँ, और मैं सबसे क्या कहते हैं चैलेंजिंग सिचुएशन कंसिडर करने वाला हूँ जहाँ लेंस के दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। यानी मैं वो सिचुएशन ले रहा हूँ, अगर आप उसको एनालाइज कर सको या उसको डिस्कस कर सको तो बाकी चीज़ें रिलेटिवली ईजी हो जाती है। सो हमने क्या कर रखा है बच्चों, बताया, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 मान लीजिए, और लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब लेंस के दोनों तरफ की मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने अलग अलग ले रखा है। अब इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है मान लीजिए, इसकी इमेज ये लेंस कैसे बनाती है हमको डिस्कस करना है। पूरा ध्यान यहाँ पर बच्चों प्लीज, ओके। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से एक रे ऑफ लाइट मान लीजिए ऐसे सीधी गई। सो अगर आप ध्यान देंगे तो ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये तो स्ट्रेट यहां तक पहुंचेगी। एक और रे ऑफ लाइट किसी एंगल पर हम इंसिडेंट कराते हैं। अब अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बीच में नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहिए थी, पर आप सब जानते हो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी सो इट विल बेंड, ओके। सो जब लाइट बेंड होगी तो इसका जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो कुछ ऐसा जाएगा। अब एक अच्छे बच्चे के मन में हमेशा ये डाउट आएगा कि सर ये ऐसा तब जाता जब सेकेंड सरफेस नहीं होता तो ना। ध्यान से सुनना, ये रे मतलब इंसिडेंट रे का जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ ये वाला, ओनली द पार्ट दैट इज इनसाइड द लेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, वो जब सेकेंड सरफेस से टकराएगा तो डी फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो और एक बार बेंड होना चाहिए। मैं ऐसा मान रहा हूं कि सेकेंड सरफेस नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड सरफेस। तो ये तो लास्ट लेक्चर का ही सिचुएशन हो गया जिसमें मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। जब लाइट ट्रैवल करी तो पहले ये सरफेस आया होगा, तो इसका ये देखो ये वाला फर्स्ट सरफेस, इसका स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं तो मान लो आप C1, तो उसकी जो रेडियस होगी उसको मैं मानने वाला हूँ R1, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन की जो इमेज बनी है वो मान लीजिए I डैश है। सर I डैश क्यों, I क्यों नहीं लिया, क्या सच में वो इमेज है या हम ये मान रहे कि अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो आप ये मान रहे हो, एंड दैट इज द रीजन वाई इसका डिस्टेंस मैं लूंगा V डैश। रेडी। अब बच्चों फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आई होप आप सबको याद है उसमें कौन से टर्म का मतलब क्या है, μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है। अब बच्चों एक बात बताओ, फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए फर्स्ट सरफेस के अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन में ऑब्जेक्ट यही होगा, सो u की वैल्यू में u लिखने वाला। फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस है वो R1 है। फर्स्ट सरफेस में लाइट यहां से यहां जा रही है तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। साइन कन्वेंशन बाद में देखते हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां हो रहा है तो रेडियस ये रही, रे ऑफ लाइट यहां से यहां जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये सारी चीजें वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा इमेज I डैश पर तो इमेज डिस्टेंस V डैश, लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट एंड हेल्प मी। सो μ2 इज μ2, इमेज डिस्टेंस V डैश, μ1 इज μ1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, μ2 minus μ1 upon R1, that is my equation number 1। ये कब, अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो। पर इन रियलिटी बच्चों क्या आप मानते हो सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस है, तो डू यू एग्री एक बार और रिफ्रैक्शन होने वाला है, हाँ सर होने वाला है। अब ये जो अंदर वाली लाइट है जब वो यहाँ पहुंचेगी सो इट विल अगेन अंडरगो रिफ्रैक्शन, और यहाँ कहीं तो एक फाइनल इमेज हमें बनने वाली है, और ये डिस्टेंस जो फाइनल इमेज का है उसको मैं V मानने वाला हूं। अब बच्चों ध्यान दो ना, सेकेंड जब रिफ्रैक्शन हुआ तो I तो इमेज बनी, ऑब्जेक्ट कौन बना, ऑब्जेक्ट तो ये रहा नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर ऐसे एक कॉन्केव सरफेस होता
ये प्रिंसिपल एक्सिस होता, एक रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे आती, इंसिडेंट रे है ये, और एक इंसिडेंट रे ऐसी होती, तो आप इस केस में ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? फर्स्ट लेक्चर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेस। तो आप क्या करते? ये दोनों इंसिडेंट रेस इधर कहां मिलेगी आपको पता नहीं है, तो आप इनको आगे एक्सटेंड करते, इसको भी आगे एक्सटेंड करते, और यहां कहीं तो वो मिलते हैं ना, तो उसको हम इमेज मान, सॉरी ऑब्जेक्ट मानते थे, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन, और उसको याद है हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बुलाते हैं। रिफ्रैक्शन की लास्ट क्लास में अगर आप थे तो आपको ये पता होना चाहिए। सेम उसी तरह से बच्चों, ये जो सेकेंड रिफ्रैक्शन है उसको मैंने जूम करा है, देख कैसे। एक रे ऑफ लाइट तो ये अंदर ऐसे जा रही है, तो ये इसका रोल प्ले कर रही है। ये जो रेड, छोटी सी जो रेड है वो ये वाली लाइन बन गई। अब ये दोनों सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे बन गई है, सेकेंड सरफेस के लिए ये दोनों रेज इंसिडेंट रे हैं, और ये इंसिडेंट रे इस तरफ तो इंटरसेक्ट करने नहीं वाली है, तो आप उनको आगे प्रोजेक्ट करोगे तो यहां इंटरसेक्ट करेगी, यानी जो आई डैश था वो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझा अच्छे से? इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बस, ठीक है, या उसको अलग से आप ड्रॉ करके समझने चाहिए। सेकेंड रिफ्रैक्शन का डायग्राम ही है। क्या सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए दोनों इंसिडेंट रेज है? यस। तो उनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अब बता, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये हुआ ना, तो ये जो है आई डैश वो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या बना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, अब सेकेंड रिफ्रैक्शन में मेरे बच्चों मेरी मदद करो। सेकेंड रिफ्रैक्शन में चलो, रे ऑफ लाइट यहां से वहां जा रही है, तो जहां जा रही है वहां का, यानी μ2 विल बी μ3। व्हाट वाज म्यू, उसमें μ1 μ2 क्या होता है? μ1 मतलब जहां से लाइट आ रही है, μ2 मतलब जहां जा रही है। सो लाइट यहां से बाहर जा रही है, सो आपका μ2 विल बी μ3, आपका μ1 विल बी μ2। आपका ये सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो इसका सेंटर कुछ इस तरफ होगा, तो उसकी रेडियस को मैं R2 लेने वाला हूं, R2। सो R विल बी R2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? आई डैश, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? V डैश। आसान है, आराम से एक बार वापस से चलो। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन? आई डैश, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बन गया V डैश। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये सरफेस की रेडियस क्या होगी? R2। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। इमेज डिस्टेंस V मुझे पता है, μ2 μ1 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। μ2 मतलब जहां लाइट जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट μ3 में जा रही है, सो μ2 विल बी μ3। लाइट μ2 से बाहर आ रही है, सो μ1 विल बी μ2। चलो सब्स्टिट्यूट करो, μ2 इज μ3, V इज V, μ1 is μ2, U is V dash, is μ3 minus μ2 upon R2. That's my equation number 2. अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस पूरे डेरिवेशन में या अब तक जो भी मैंने बात आपसे की है, कौन सा ऐसा टर्म है जो इमेजिनरी है, जिसको हम लोग लेकर के आए, जो रिक्वायर्ड नहीं था, या जो किसी अजम्पशन की वजह से पिक्चर में आया है? हाँ, V डैश वाला टर्म, करेक्ट। सो अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से V डैश को एलिमिनेट करना है। सो अगर आप V डैश को एलिमिनेट करना चाहोगे तो यहाँ प्लस V डैश का टर्म है या माइनस V डैश का टर्म है, और दोनों के न्यूमरेटर सेम है। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो प्लस V डैश वाला टर्म और माइनस V डैश वाला टर्म आपस में एडजस्ट या कैंसिल हो जाएगा। सो इफ यू ऐड दीज टू, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? सो अगर आप 1 और 2 को ऐड करोगे, अगर आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा? इफ यू ऐड 1 and 2, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? आपको मिलने वाला है बच्चों μ3 अपॉन V, ये कैंसिल, माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करा आपने, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन R2, दोनों को इक्वेशन को ऐड करने के बाद। सो ये बच्चों अपना बेसिक फॉर्मूला है जो आपकी मदद करता है, और ये उस सिचुएशन में आएगा बच्चों जब लेंस के दोनों तरफ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। सब साथ में क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा डरावना है फॉर्मूला बट इजी है। देख कैसे है, μ3 अपॉन V, क्योंकि फाइनली इमेज यहाँ पर है, माइनस μ1 अपॉन U इज μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन R2। मैं ऐसे याद रखता हूँ, मुझे अगर वो बाय हार्ट नहीं भी है या कभी रिकॉल नहीं भी होता तो आप ऐसे कर सकते हो, μ3 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन R2। क्लियर है?
समझ में आया? पक्का? अच्छा, अब बच्चों हम वो केस पर जा रहे हैं जो नॉर्मली होता है। नॉर्मली क्या होता है? इफ μ3 इज इक्वल टू μ1 को मैं लिखता हूं म्यू ऑफ सराउंडिंग, और μ2 को मैं लिखता हूं म्यू ऑफ लेंस। μ3 μ1 दोनों इक्वल, नॉर्मली ऐसे ही होता है, और μ2 यानी कि म्यू ऑफ लेंस। चलो सब्स्टिट्यूट करो। सो म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन v माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन u इज म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन r1 प्लस म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस म्यू ऑफ लेंस अपॉन r2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूं, म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन r1 माइनस म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन r2। देखा जादू हुआ? क्या क्या सर ने यहां से माइनस साइन कॉमन ली, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। ऐसा क्यों किया? ताकि कॉमन लेना इजी हो जाए। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 विल बी इक्वल टू, क्या होगा ये, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इंटू म्यू ऑफ सराउंडिंग। यहाँ से म्यू ऑफ सराउंडिंग कॉमन, अब म्यू ऑफ सराउंडिंग को यहाँ जाके डिवाइड कर दो, देख क्या होगा। आपको मिलेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1। म्यू एस से इसको डिवाइड किया, म्यू एस से इसको डिवाइड किया, इज दिस। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला तब वैलिड है बच्चों जब लेंस के दोनों तरफ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला है। चले आगे, पक्का? अब इसमें फोकल लेंथ को कैसे लेके आ सकते हैं? सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा सा रिकॉल होगा, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इन्फिनिटी पर है, रे डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले किया था, रेज अगर बहुत दूर से आ रही है तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पर। तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो f के बराबर होगा। अब अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँ, इसकी जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन f इज म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इक्वेशन नंबर 4 है बच्चों, उसी को लेंस मेकर्स इक्वेशन कहते हैं। 1 अपॉन f इज म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। प्लीज इसको भूलना मत, ये आपको बाय ऐड करना है। मतलब इस पूरे बोर्ड पर जो लिखा है उसमें से क्या क्या बाय ऐड होना चाहिए? एक तो ये, जब दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, फिर ये रिलेशन, ये नहीं भी याद रखो, ये याद होता है तो चलेगा। अब अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करो, 3 और 4 को, तो ये दोनों टर्म इक्वल है। सो यस, ये आपका लेंस का इक्वेशन 1 अपॉन एफ इज 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ इज 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। सो ये फॉर्मूला लेंस मेकर्स इक्वेशन, ये फॉर्मूला लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला था तो ये लेंस फॉर्मूला हुआ, ये लेंस मेकर्स इक्वेशन। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जब दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो। सो नाउ प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी। और जब आप फॉर्मूला लिस्ट बना रहे होंगे तो बच्चों ये फॉर्मूला जरूर होना चाहिए, विथ रे डायग्राम अगर लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। ये फॉर्मूला जरूर होना चाहिए और ये होना चाहिए। अभी क्लियर? प्लीज डू इट फास्ट, जल्दी कीजिए। ओके, सो आई होप आप सब समझ में, मतलब यू ऑल आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग। ओके, कभी कभी डेरिवेशन समझाना बच्चों बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और अच्छा करने के लिए। ठीक है, ऑलराइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चों जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा फॉर लेंसेज। ठीक है ना, अब लेंस में भी अगर मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स लेंस की,
किसके लिए बात करूँ मैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए. सो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करूँ बच्चों, तो अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया या हमने जो फॉर्मूला देखा वो कॉन्वेक्स लेंस की, बाय कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं तो होगा क्या? हमारा जो फॉर्मूला है किसी भी लेंस के लिए जो मैंने डिराइव कर रखा है वो था 1/f इज म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इन द ब्रैकेट 1/r1 -1/r2. ठीक है ना? सो पहले मैं डिस्कशन करूंगा 1/r1 -1/r2 की. जब हम लेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली साइन कन्वेंशन यूज होंगे. बच्चों ध्यान दो. अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा हम कहां से लेते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे लेते हैं. सो अगर इस वाले सरफेस का मैं स्फीयर ड्रॉ करूं, ध्यान दो ये सब बुक्स में नहीं मिलेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 इस तरफ होगा. ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस इज R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. अच्छा, अब और एक बात, हम जितनी भी लेंसेज ले रहे हो सारी थिन लेंसेज है, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है फिलहाल के लिए. सो इसकी रेडियस R1 होगी. इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर हम भी वैसे जा रहे हैं. सुन अच्छे से बाबा. रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऐसे, अगर मान लो चलिए ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ किया बस, तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है. अब इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और ऑप्टिकल सेंटर से C1 भी तो ऐसे जा रहा है, यानी R1 पॉजिटिव होगा. R1 पॉजिटिव होगा. अब R2 की अगर हम बात करें तो R2 का स्फीयर कैसे होगा? ऐसा कुछ होगा. R2 का सेंटर इस तरफ होगा, तो उसकी रेडियस ऑप्टिकल सेंटर से C2, आप ऐसे चलोगे तो R2 हमेशा ही नेगेटिव आएगा. कॉन्वेक्स लेंस के केस में, बाय कॉन्वेक्स लेंस के केस में या कॉन्वेक्स लेंस के केस में R1 पॉजिटिव मिलता है और R2 क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव. प्लेन होगा तो क्या मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो. सो R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव. अगर ये मैं साइन कन्वेंशन के साथ लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर, समझो बच्चों अच्छे से, देयरफॉर बुक्स में नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/r1, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, -1/r2, बट R2 नेगेटिव आएगा साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद. यानी क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा 1/r1 + 1/r2. यानी बच्चों कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये वाला टर्म हमेशा ही पॉजिटिव होगा. सर आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करो, तुम मेरे साथ हो बस. सो ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा. अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं, क्या सर क्या कहता हूं? सुन ध्यान से. इफ म्यू ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है. सो तो होता ही है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा. मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो ये वाला टर्म 1 से ज्यादा होगा. म्यू ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग, यानी दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1. सो 1 ग्रेटर देन 1 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये हमेशा ही पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 1/f पॉजिटिव आएगा, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर पॉजिटिव होगा, तो कन्वर्जिंग लेंस होगी. अच्छा, ये समझा रहे थे. एग्जैक्टली बच्चों, थोड़ी देर पहले पावर का हमने डिस्कशन किया था. मैंने कहा था मैं लेंस के केस में कुछ गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ. अब मैं कह सकता हूँ, फिर से देख ले. लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है. कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैं बात कर रहा था, ये टर्म पॉजिटिव ही आने वाला है चाहे जो हो जाए, तो ये तो पक्का पॉजिटिव है साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद. अब अगर म्यू ऑफ लेंस म्यू ऑफ सराउंडिंग से ज्यादा हुआ तो ये रेशियो 1 से बड़ा हुआ, ग्रेटर देन 1 - 1, मतलब ये पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, सो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी. लेकिन सोचो बच्चों, अगर ऐसा हो जाए म्यू ऑफ लेंस इज लेस देन म्यू ऑफ सराउंडिंग, तो क्या होगा? तो ये रेशियो लेस देन 1 आया ना, ये भले ही पॉजिटिव है पर ये नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो पावर इज नेगेटिव. तो वही कॉन्वेक्स लेंस ज्योमेट्री वाइज भले वो कॉन्वेक्स लेंस होगी, पर लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगी. तो आपकी कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकती है, डाइवर्जिंग भी हो सकती है. ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग.
या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डिसाइड करेगा। समझा? बचपन में आप छोटे थे, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा मान लेते बच्चों, ये इससे बड़ा होता है, ऐसा मानते हैं जब छोटे तब। बट नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस स्पेशली फॉर एंट्रेंस एग्जाम, देन माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड, ये हुआ तो कन्वर्जिंग और ये हुआ तो क्या होगा, डाइवर्जिंग। अब एक अच्छे बच्चे के मन में डाउट जरूर आया होगा, हाँ कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या, तो इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, ये प्लेन स्लैब की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा वो, प्लेन स्लैब की तरह। या आप ऐसा मानो कि ऑलमोस्ट रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, फोकल लेंथ इनफाइनाइट यानी पावर जीरो यानी वो बेंड कर ही नहीं पाएगा। फटाफट बोला, फोकल लेंथ इन्फिनिटी यानी पावर जीरो यानी कि वो रिफ्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। सो इट विल एक्ट एज अ प्लेन स्लैब। तो ये जो मैंने डिस्कशन आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस का करा है, ऐसा सेम डिस्कशन हम कॉन्केव लेंस के लिए भी करना चाहेंगे। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, चलो नोट कर लीजिए। अच्छा, जैसे अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो क्या होगा, तो कुछ नहीं बच्चों, दो में से एक सरफेस कैसा बन जाएगा, प्लेन, और प्लेन सरफेस की रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अगर उसकी रेडियस इन्फिनिटी तो जो 1/r2 होगा, ठीक है ना, दैट विल बी बिकम, मतलब वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जो दो टर्म थे ब्रैकेट में 1/r1 + 1/r2, उसके पे सिर्फ 1/r आएगा। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुआ, अच्छा सिंस हम लिख रहे तो मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। अभी हमने किसके लिए किया था, बाय कॉन्वेक्स के लिए। सो बाय कॉन्वेक्स के लिए क्या किया, 1/f is mu of lens upon mu of surrounding -1 if the डब्बा साइन कन्वेंशन के बाद 1/r1 + 1/r2 आया था, दिस आफ्टर साइन कन्वेंशन। अगर इक्वी कॉन्वेक्स हुआ तो सो r1 और r2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो 1/f will be equal to mu of lens upon mu of surrounding -1 in the bracket 2/r, दोनों इक्वल है तो 2/r होगा। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स हुआ तो इतना बायहट मत करना बच्चों, खाली बेसिक फॉर्मूला याद रखो और चेंज करो। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स हुआ तो कोई भी एक रेडियस इन्फाइनाइट हो जाएगी, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। सो 1/f का फॉर्मूला हो जाएगा mu of lens upon mu of surrounding -1 in the bracket 1/r। लॉजिकली सोचना, जब इक्वी कॉन्वेक्स से वो प्लेनो कॉन्वेक्स होगा तो एक सरफेस प्लेन हुआ ना, तो उसकी रिफ्रैक्शन की एबिलिटी हाफ हो गई, तो जो पावर है वो आधा हो जाएगा। क्या है, ऊपर से दो सरफेसेस बेंड करेंगे तो जो पावर है, और एक सरफेस बेंड करेगा तो जो पावर है अलग अलग है ना, सिंपल है। क्लियर? ओके, सो अब कॉन्वेक्स के बाद वी शैल डिस्कस अबाउट कॉनकेव लेंसेस, कॉनकेव। ठीक है, सेम ऐसा ही डिस्कशन कॉनकेव के लिए भी करेंगे। अगर कॉनकेव लेंस होगी तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगी तो चलो ये मैं बाय कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। चलो बताओ, अब ये पहला रिफ्रैक्शन यहाँ होगा तो इसका स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगी, इंसिडेंट रे ऐसे चलने वाली है, हम रेडियस के लिए इस तरफ चलने वाले हैं, इसका स्फीयर कुछ ऐसा होगा। आप खुद भी सोचो बच्चों, इसका सेंटर C2 होगा, इसकी रेडियस R2 होगी, सेकेंड रेडियस के लिए मैं कहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ, पोल से C2 इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा ये किसका डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। बस यहाँ पर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 में ऐसे जा रहा हूँ, तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो R1 नेगेटिव आएगा। तो अगर कॉनकेव लेंस होगी तो मेरा R1 नेगेटिव हो जाएगा, और R2 की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो R1 नेगेटिव एंड R2 इज पॉजिटिव।
ये दोनों ही बातें अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1/r1 वाले में, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 1/-r1 माइनस 1/+r2, ऐसा कुछ आएगा। जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो ऐसा हो जाएगा साइन कन्वेंशन के बाद। तो ये क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/, माफ कीजिए, -1/r1 माइनस 1/r2, कुछ ऐसा आएगा। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन लिखूँ तो क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। पर आप देख रहे हो इस बार आगे एक माइनस साइन है। इसका मतलब ये गारंटी होगी बच्चों कि ये वाला जो टर्म है 1/r1 माइनस 1/r2 वाला, वो कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा ही नेगेटिव आएगा। आफ्टर यूजिंग द साइन कन्वेंशन ये वाला टर्म कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव ही आने वाला है। इतना समझ में आया? अच्छा, अब अगर ये सेम डिस्कशन किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, म्यू ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग, ये इससे बड़ा तो रेशियो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा -1 तो पॉजिटिव, पर ये टर्म पक्का नेगेटिव है कॉन्केव के लिए, माइनस है, यानी कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर उसका नेगेटिव होगा, तो कन्वर्जिंग की जगह क्या होगा, डाइवर्जिंग। उल्टा ये होगा तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, डाइवर्जिंग विल चेंज टू कन्वर्जिंग। पहली बार कॉन्केव लेंस को भी हम कन्वर्जिंग लेंस ले सकते हैं, और यहाँ पे वापस से एफ विल बी इनफाइनाइट, तो उसका पावर 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सिंपल है। इसीलिए मैं कह रहा था लेंस के केस में हम गारंटी से नहीं बोल सकते कि कन्वर्जिंग ही होगा, डाइवर्जिंग ही होगा। नॉर्मली कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स, और कॉन्केव नॉर्मली डाइवर्जिंग होता है। वो इन चीज़ों पर भी डिपेंडेंट है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दैट क्लियर? अब जैसे कॉन्वेक्स में हमने 3 केसेस किए थे, कॉन्केव में भी अगर मैं मान लेता हूँ कि बाय कॉन्केव है, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? बाय कॉन्केव होगा, अगर आप कॉपी करना चाहते थे तो पीछे जाइए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अगर बाय कॉन्केव है, बाय कॉन्केव लेंस है, यानी दोनों सरफेस कॉन्केव इन नेचर, सो 1/f क्या होगा, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो था ना, और सर आपने माइनस नहीं लिखा, पता है मुझे, लिखता हूँ मैं, वो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। सर कहाँ से आ रही है, याद है साइन कन्वेंशन के बाद इसके आगे माइनस आता है। अगर यही बाय कॉन्केव की जगह पे इक्वी कॉन्केव बन जाए, सो r1 r2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो बताइए फोकल लेंथ की फॉर्मूला क्या आएगी फिर, 1/f विल बी माइनस म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंड, कंजूसी होगी ना, सॉरी, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इन द ब्रैकेट 2/r। और अगर प्लेनो कॉन्केव हुआ तो, इफ इट इज प्लेनो कॉन्केव, तो एक सरफेस प्लेन तो उसकी रेडियस इनफाइनाइट, तो 1/infinity गिव्स यू 0, तो ये हो जाएगा 1/f विल बी माइनस ऑफ म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इन द ब्रैकेट 1/r। सो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, उसमें हम ये सारे फॉर्मूले यूज करेंगे, हम आंसर्स भी लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको हर एक फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाए तो अच्छा है, बट नहीं होता तो उसका स्ट्रेस मत लेना। एक बेसिक फॉर्मूला याद रखो, साइन कन्वेंशंस यूज करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज थियोरी ऑफ, यू कैन से, लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉन्केव लेंस। स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों? सो दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन। अभी नेक्स्ट सेशन में आई विल टेक फ्यू questions based on the theory that we have discussed so far. Okay, thank you.